हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो सुपर टेट के लिए है। सुपर टेट का हम पहला लेक्चर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। यह चैप्टर पूरी तरह से एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं द्रव्य। संसार की प्रत्येक वस्तु में जो स्थान ग्रहण करें और जिनका द्रव्यमान हो वो सभी द्रव्य कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य। द्रव्य वे सभी वस्तुएं, यानी कि इसको हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। संसार की वे सभी वस्तुएं, विश्व की सभी वस्तुएं जो स्थान ग्रहण करती हैं, जो स्थान ग्रहण करती हूँ, जिनका कुछ द्रव्यमान हो तथा उन्हें हम ज्ञानेंद्रियों की सहायता से महसूस कर सकते हैं। वे सभी वस्तुएं पदार्थ, द्रव्य द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। जबकि आधुनिक युग में द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो 5 होती हैं। पश्चात युग के अनुसार द्रव्य की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, यही 3 अवस्थाएं होती हैं। आधुनिक युग के अनुसार द्रव्य की अवस्थाएं 5 होती हैं। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ये प्रारंभिक 3 अवस्थाएं। अगली अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, और अगली अवस्था एक और है, वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। ये 5 अवस्थाएं जो हैं वो आधुनिक युग से संबंधित हैं। जबकि प्रारंभिक यानी शुरुआत के युग में जो अवस्थाएं निर्धारित की गई थी वो 3 होती हैं: ठोस, द्रव और गैस अवस्था। सामान्यतः द्रव्य के 2 प्रकार होते हैं। एक सजीव की अवस्था होती है, एक निर्जीव की अवस्था होती है। जो सजीव की अवस्था होती है वो जीव विज्ञान से संबंधित अवस्था होती है। जो निर्जीव की अवस्था होगी वो रसायन, भौतिकी से संबंधित होगी। जो भौतिकी विज्ञान है इसका अध्ययन तो हम बाद में करेंगे,
पहले हम अपना रसायन विज्ञान पर चलते हैं। अगला आता है रसायन। रसायन विज्ञान है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के गुण कौन कौन से हो सकते हैं? रासायनिक गुण हो सकता है प्लस भौतिक गुण। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के गुण रासायनिक हों या भौतिक गुण हों, पदार्थ का संघटन व पदार्थ की संरचना अथवा पदार्थ के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं भी हैं, यानी कि रसायन विज्ञान के जो प्रकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रसायन विज्ञान के भाग हैं। पहला जो रसायन विज्ञान का भाग है वो आपका है अकार्बनिक रसायन। सेकंड आता है कार्बनिक रसायन। जो तीसरा नंबर आपका आता है वो भौतिकी रसायन। अकार्बनिक रसायन, पहला नंबर जो हमारा आया वो अकार्बनिक रसायन आया। रसायन की यह वह शाखा है जिनमें कार्बन न मिलता हो। कार्बन के अलावा सभी यौगिकों तत्वों का अध्ययन जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जल हो सकता है। जल के लिए लिखा जाता है H2O। हाइड्रोनियम आयन इसको बोला जाता है। जल को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह D2O भारी जल, ये क्या है आपका? ये भारी जल है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और अगला हो सकता है जैसे H2O2 पराक्साइड। क्या है ये? पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड हो सकते हैं। सेकंड नंबर जो आपका आएगा, सेकंड नंबर है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होते हैं? कार्बन के यौगिक होंगे। कार्बन के यौगिक का अध्ययन। कार्बन के यौगिक का अध्ययन। संसार में सर्वाधिक पाए जाने वाले यौगिक। संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला यौगिक कार्बनिक यौगिक हैं। कौन से यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक हैं। संसार का सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। क्या है? यूरिया। NH2CONH2। संसार का सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है और NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र है। जो निर्माता हैं इसके, वो व्हेलर नामक वैज्ञानिक हैं। व्हेलर ने बनाया था। नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में, किसमें? यूरिया में 46% है। अगला देखिए, कुछ कार्बनिक गैसें भी होती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बनिक गैसें जैसे मीथेन CH4, दूसरा एथेन C2H6, तीसरा हो सकता है प्रोपेन C3H8 और अगला हो सकता है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होगा C4H10। C4H10। तीसरा नंबर जो हमारा कार्बन की शाखा है, तीसरा नंबर हमारा रसायन की जो शाखा है वो है भौतिकी रसायन। कौन सा रसायन है? भौतिकी रसायन। अब इस भौतिकी रसायन में क्या अध्ययन किया जाता है? भौतिकी रसायन में रासायनिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक नियमों का अध्ययन, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब बारी बारी से हम जानते हैं कि यहाँ पर नियम कौन कौन से हो सकते हैं। नियम में नियम अथवा सिद्धांत, नियम और सिद्धांत में कौन से हो सकते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी हो सकता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। दूसरा, ग्राहम का विसरण नियम। भौतिक रसायन के अंतर्गत नियम अथवा सिद्धांत। पहला नंबर, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। सेकंड नंबर हो सकता है ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम। तीसरा नंबर जो होगा चार्ल्स का स्थिर दाब पर नियम। स्थिर दाब पर नियम। चार्ल्स ने स्थिर दाब पर नियम जो दिया था वो दिया था V1 अपान T1 V2 अपान T2। चार्ल्स का स्थिर दाब पर जो नियम था वो V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2 दिया था। फोर्थ नंबर जो था बायल का नियम। बायल का नियम। बायल ने जो नियम दिया था वो स्थिर ताप पर दिया था। किस पर दिया था? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर जिसने नियम दिया था वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 दिया था। ये जो नियम हैं ये सिद्धांत हैं भौतिकी रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे भौतिकी रसायन में होने वाले परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं। रसायन में जो परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन है वो एक तरह का अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इसमें मूल पदार्थ फिर से बन जाता है। और जो यहाँ पर अगला परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होगा ये एक स्थायी परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? स्थायी परिवर्तन। रसायन विज्ञान में जो पदार्थों का परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि भौतिक परिवर्तन जो होगा वो एक स्थायी परिवर्तन होता है और जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो एक अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन। अब हम इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहला नंबर जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन होता है ये कैसा परिवर्तन है? ये एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन है। अब देखिए जब ये एक अस्थायी परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन तो निश्चित बात है कि इसमें पदार्थ की पर ताप दाब का प्रयोग करने पर पुनः ये मूल पदार्थ यानी मूल अवस्था में आ जाता होगा। तो इसका मतलब ये मूल अवस्था में वापस आ जाता है।
मूल अवस्था प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यह नया पदार्थ नहीं बना सकता, नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, पदार्थ बनता है। मूल अवस्था, मूल अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं होता, नहीं होता। अगला देखिए, इसमें ताप दाब मिलने पर पुनः वापस मूल अवस्था, यानी कि जो कारक है, कारक ताप दाब प्रभावित करते हैं, इसे क्या करते हैं, प्रभावित करता है। कारक से अप्रभावित है, कारक से अप्रभावित है। ये जो होगा, इसमें कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फोर्थ नंबर है, जब ये कारक का प्रभाव इस पर पड़ता है भौतिक अवस्था में, यानी भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में जब कारक का प्रभाव पड़ता है तो सिंपल सी बात है, इसके संघटन नहीं बदलते होंगे। रासायनिक संघटन नहीं बदलता, क्योंकि पदार्थ मूल रूप से वापस आ जाता है, मूल रूप से वापस आ जाता है, आ जाता है। जैसे जल से बर्फ बनना, अब बर्फ से पुनः जल बनना। इसकी तरफ देखते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो सिंपल सी बात है, रासायनिक संघटन इसका बदल जाता है, रासायनिक संघटन बदल जाता है। दूध से दही बनना, ये कैसा परिवर्तन है, ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आइए चलते हैं, अब कुछ इनके उदाहरण जान लेते हैं। पहला नंबर देखिए, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये आपका कैसा परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा नंबर है कोहरा बनना, कोहरा कुहासा, कोहरा बनना। तीसरा नंबर जो आपका है वो होगा जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण। चौथा उदाहरण देखिए है आपका चुंबकीय क्षण, चुंबकीय लोहे की छड़, लोहे की छड़, जो ये लोहे की छड़ है चुंबकीय, ये कुछ समय बाद क्षणिक होता है, क्षणिक क्षणिक होता है, यानी कि कुछ समय बाद ये अपना चुंबकत्व खो देता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखिए, रासायनिक परिवर्तन में आपका भोजन पाचन, भोजन पाचन हो सकता है। दूसरा नंबर श्वसन क्रिया हो सकती है। तीसरा नंबर जो होगा वो
दूसरा नंबर हमारा श्वसन का क्रिया, यानी कि श्वसन जो हम करते हैं वो हो सकता है। और तीसरा नंबर जो होगा रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का बनना, थक्का बनना। चौथा नंबर हो सकता है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। जो लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है बच्चों, वो एक रासायनिक परिवर्तन की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। वायु और नमी लोहे के भार के साथ जुड़ जाता है, लोहा का जंग है फेरस ऑक्साइड, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के थ्रू होता है। किससे होता है? ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण एक रासायनिक अपक्रिया है और उसी के थ्रू ये होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में लोहे में जंग लग जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा पदार्थ व पदार्थ की अवस्था, होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।